नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1937 के चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध और सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्स मिशन से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट से संबंधित कुल 50 प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, मेरे साथ ही प्रश्नों को पढ़ते हुए, उन्हें सॉल्व करते हुए, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो मेजॉरिटी किस प्रांत में नहीं मिली थी? मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब, मद्रास। तो ABCD में से हमारा उत्तर है पंजाब। तो पंजाब में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो 1937 के चुनावों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार जो है हम क्विक रिवीजन इसका करना चाहेंगे। आइए देखिए, इसी तरह के चार्ट्स के माध्यम से टाइमलाइन बना करके हम चीजों को जो है क्लास में पढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया और इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव का आयोजन करवाया गया। हालांकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम का कांग्रेस ने उग्र विरोध किया था। तो कांग्रेस में दो राय थी, एक जो लोग ये कह रहे थे कि 1937 के चुनाव में भाग लेना चाहिए, और एक वर्ग ये था कि जब हम 1935 के अधिनियम का विरोध कर रहे हैं तो 1937 के चुनाव में हम कैसे भाग ले सकते हैं जो उसी अधिनियम के हिसाब से हो रहा है। इस पर बहुत लंबी डिबेट है, वो भी हमने समझा था। हालांकि कांग्रेस ने इस अधिनियम का मुखर विरोध तो किया, किंतु अंततः 1937 के चुनाव में भाग लेने को कांग्रेस सहमत हो गई और 1937 के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई। तो कुल 11 उस समय जो प्रांत थे उसमें से 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तो 11 में से 5 राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत स्थापित कर लिया, यानी मेजॉरिटी स्थापित कर लिया। और ये 5 राज्य थे मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। ये 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया। बंबई, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत यानी NWFP में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तो कुल 5 में तो उसे पूर्ण बहुमत मिल गया, और 3 ऐसे राज्य थे यानी बंबई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत, यहां कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। हालांकि उसको बहुमत नहीं मिल पाया। बंबई में तो बहुत हल्के मार्जिन से कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ठीक है, 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें गठित हुई। तो प्रारंभ में यानी जुलाई 1937 तक 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने जो है सरकार बना ली। तो 5 में तो उसको पूर्ण बहुमत ही मिला था और बंबई में पूर्ण बहुमत के एकदम पास में ही थी। तो 6 प्रांतों में कांग्रेस ने इजीली अपनी सरकारें गठित कर ली। और बाद में जाकर के 2 प्रांतों, एक तो पश्चिमोत्तर प्रांत जहां कांग्रेस सबसे बड़ा दल थी, और असम, यहां भी कांग्रेस ने अपनी सरकार गठित कर ली। तो प्रारंभ में 6 राज्यों में सरकारें गठित की, बाद में NWFP और असम में भी गठित कर लिया। तो 11 में से 8 ऐसे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकारें गठित कर ली। पहले 6 और 2 गठबंधन के माध्यम से कर ली। अतः कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें गठित हो गई। बंगाल, पंजाब एवं सिंध, ये 3। और देखिए, अगर 1937 के चुनावों को देख करके आपको समझना हो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं कि किस प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, किस प्रांत में कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभरी, कहां कांग्रेस की सरकार नहीं स्थापित हुई। तो ये आप जान लीजिए कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी के स्टेट थे NWFP को छोड़ करके, क्योंकि उसका केस बिल्कुल अलग था,
वहां पर जो है कांग्रेस को सफलता नहीं मिल पाई, चाहे वो कोई भी चुनाव रहे हों। तो उस समय मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल और पंजाब, हम ये जानते हैं कि इन्हीं दोनों को तो बांट करके जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ 1947 में। और सिंध, तो सिंध भी तो आज पाकिस्तान में, ये सब क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी थे, तो मुस्लिम जो है कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे थे। तो निश्चित रूप से जहां मुसलमानों की संख्या अधिक थी वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हिंदू बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 ऐसे स्टेट थे जहां गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ, यानी कांग्रेस की सरकारों का यहां गठन नहीं हुआ। ये हो गया। अब ये एक बार आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे टाइमलाइन के हिसाब से जो है इसको देखा है और बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं। देखिए, इसी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आएंगे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, तो 1947 का अधिनियम। निश्चित रूप से प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों से दैव शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी थी। तो ए हमारा उत्तर है। अगला, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? मद्रास में नहीं किया, बिहार में नहीं किया, उड़ीसा में नहीं किया, बंगाल में नहीं किया। तो निश्चित रूप से इससे पहले हमने पंजाब देखा, अब ये दूसरा राज्य है, यह भी मुस्लिम बहुल है, बंगाल। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। तो 1937 के चुनाव में कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था? तो 3, 4, 5। तो निश्चित रूप से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था और 3 प्रांतों में वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। तो चौथे का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। अगला, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत तो निश्चित रूप से बना था, उड़ीसा निश्चित रूप से बना था। तो ये 2 स्टेट हैं, बंगाल और पंजाब, दोनों के दोनों जो है मुस्लिम बहुल राज्य। एक सिंध, इन 3 जगहों पे नहीं बना था। तो 3 और 4, तो बी हमारा उत्तर है। 5 का जो उत्तर हमारा है वो है बी, 3 और 4, यानी बंगाल और पंजाब। अगला, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, ABCD में से निश्चित रूप से हम जानते हैं बंगाल। तो आप ये समझ रहे हैं कि 1937 के चुनाव का जो नतीजा रहा उसे बहुत ठीक प्रकार से पढ़ने और समझने की जरूरत है, क्योंकि इससे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो वर्ष 1937 में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 11, 9, 6, 3। तो हम जानते हैं कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। 6 में ऐसे बना था प्रारंभ में और 2 बाद में गठबंधन से बना था। लेकिन इस हिसाब से हम देखें तो 8 में कहीं ऑप्शन में दिखता नहीं है, तो हम जो है 6 को मान सकते हैं। हालांकि प्रश्न के हिसाब से 8 ही होना चाहिए, लेकिन अब ऑप्शंस में है नहीं, तो हम 6 पर ही टिक लगाएंगे। अगला, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में जो चुनाव हुए या जो मंत्रिमंडल बना, उनमें कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? ABCD, 20वां, 22वां, 24वां। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है डी। तो कार्यकाल कांग्रेसी सरकारों का था 28 महीना। 22 अक्टूबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस समय का भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय विधान परिषदों से कोई चर्चा किए, बिना भारतीयों की सहमति प्राप्त किए हुए
घोषित कर दिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा है, भारत भी जर्मनी के साथ युद्धरत है। इसका कांग्रेस ने मुखर विरोध किया और 28 माह पुरानी सभी कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि आप तुरंत जो है इस युद्ध के उद्देश्य की घोषणा कीजिए। और कांग्रेस ने अपने रामगढ़ अधिवेशन में स्पष्ट रूप से केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठित करने की मांग रखी। अगला, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। इसका मतलब यह था कि जब कांग्रेसी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने इसे यह माना कि अब जो है कांग्रेस के शासन से यानी हिंदुओं के शासन से मुस्लिम लीग को मुक्ति मिल गई है। तो मुस्लिम लीग ने इस दिवस को यानी 22 दिसंबर 1939 के दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937, 1942, 1945, 1946, निश्चित रूप से कार्यकारिणी कमेटी 1937। तो 28 माह चली प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों ने काफी जो है किसानों के हित में काम किए थे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। अगला, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये जो है स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न हो गया। तो 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो इसका उत्तर है बी, रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। और जो 1937 में प्रांतीय सरकार बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस में यानी संयुक्त प्रांत में, तो उसके पहले उसके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। यही उत्तर स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। तो उस समय प्रधानमंत्री इस शब्द का प्रयोग होता था, मुख्यमंत्री इस शब्द का प्रयोग नहीं होता था। तो प्रधानमंत्री इस सरकार में गोविंद बल्लभ पंत थे। कैलाशनाथ काटजू इस सरकार में कानून और न्याय मंत्री थे और रफी अहमद किदवई इस सरकार में वित्त विभाग इनको सौंपा गया था। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। अगला, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। देखिए, मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करना है। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, और देखिए ये केवल रिपोर्ट का नाम मैं पढ़ रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। ठीक है, तो दिए गए कूट से रिपोर्टों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो पीरपुर रिपोर्ट सबसे पहले, शरीफ रिपोर्ट और 3, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट 1939 मार्च में, और दिसंबर 1939 में मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो 1, 2, 3 ये हमारा उत्तर है, ये एक क्रम से ही है। अगला, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? सी राजगोपालाचारी, M.A. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस, सी इसका उत्तर है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और जबरिया द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को खींच लिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध को सुभाष चंद्र बोस, नेताजी बोस ने एक मौके के रूप में देखा और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जब ब्रिटेन यूरोप में फंसा हुआ है तब भारत के अंदर से अगर एक सशक्त जन आंदोलन हम चलाएं तो निश्चित रूप से हम भारत को स्वतंत्र करा लेंगे, और ऐसा मौका अब अगले 100 वर्ष में भी आने वाला नहीं है। तो ब्रिटिशों की परेशानियां ही क्या है, हमारे लिए मौके है। तो इस पर भी पूरा बहुत लंबा जो है विवाद हुआ। अंततः नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो बात नहीं ही मानी गई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाइनली जो है अपने घर में नजरबंद हुए और धीरे धीरे निकलते हुए वो जर्मनी गए, और उसके बाद फिर वो जापान आए, आज़ाद हिंद फौज का
निर्माण किया, वो सारा पूरा एक अलग चैप्टर हो गया राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस, इसका उत्तर है सी। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, हालांकि ये नीति काफी बदलती ही रही, और हम जैसा कि जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तभी भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ए इसका उत्तर है। अगला, कथन एस, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कहां सहयोग प्रदान किया था? नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी? नहीं। तो एस सत्य है पर आर असत्य है, आर असत्य है पर एस असत्य है, एस आर दोनों असत्य हैं। तो एस आर दोनों असत्य हैं। 15 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, एस और आर दोनों असत्य हैं। अगला, कथन ए, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। निश्चित रूप से दे दिया। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। निश्चित रूप से नहीं किया। कहा कि भाई विधानमंडलों का क्या उपयोग है जब वायसराय अकेले ही अपनी बात बोलेगा, हम क्यों जर्मनी के साथ युद्ध में जो है युद्धरत होंगे, उसके विरुद्ध हम युद्ध में क्यों उतरेंगे, ये हमारा विषय ही नहीं है। और कांग्रेस नाजीवाद फांसीवाद का विरोध तो करती है, लेकिन कांग्रेस नाजीवाद फांसीवाद और जो ब्रिटिश औपनिवेशीकरण है उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं समझती। आप जो है बात ये कर रहे हैं कि हम नाजीवाद फांसीवाद के लिए, दुनिया की स्वतंत्रता मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, और आप स्वयं जो है हम लोगों को गुलाम बना करके रखे हुए हैं। तो हम उनमें और आप में बहुत बड़ा अंतर थोड़े कर पाते हैं। तो 16 का जो हमारा उत्तर है, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी ए हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पंथ के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना संभव हो गया था। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ए बी सी में से कोई भी सही नहीं। तो आईएएस प्री 2012 का प्रश्न यह है, तो उपरोक्त कथनों में से ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय जनमानस की राय जाने भारतीय विधानमंडलों से बात किए भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में खींच लिया था। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1937 में, 1918 में, 1946 में। तो निश्चित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ जापान के आत्मसमर्पण के साथ, और 1 सितंबर 1939 जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से ये जो है प्रारंभ हुआ था। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था, एंथोनी ईडेन था, विंस्टन चर्चिल था, हेलार्ड विल्सन था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत विरोधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जिसने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में विजय दिलाई, लेकिन अंग्रेजों ने इसको दोबारा सत्ता सौंपा नहीं। तो फिर जो 1945 में चुनाव हुए उसमें जो है लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली सरकार में आए, और क्लीमेंट एटली ने ही भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अगला, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? ये सब इस तरह के अलग अलग प्रश्नों को हमने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। आप देखिए, पीसीएस प्री, लोअर, उत्तराखंड, बीपीएससी, सब एक ही जगह, ऐसे बहुत प्रश्न जो है। तो महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। प्रधान सत्याग्रही विनोबा भावे थे।
ठीक है। अब जो है थोड़ा सा व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि को जो है समझ लें। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात आ कहां से गई, पूरे कॉन्सेप्ट को हम जो है क्लियर कर लें। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 के चुनाव हुए, उसके रिजल्ट पर हमने बात किया। लेकिन अक्टूबर 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या घोषणा की कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक हिस्सा हो चुका है, तो भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत है। तो कांग्रेस द्वारा इसका मुखर विरोध किया गया, इस निर्णय का, और 28 माह पुरानी सभी प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया कि ये तो बड़ा मनमानी है। फिर मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ और इस रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग की। लेकिन इस मांग पर जो है उस समय तो बहुत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अगस्त में एक अगस्त प्रस्ताव लेकर के ब्रिटिश सरकार आई, जो कि 8 अगस्त 1940 को घोषित हुआ। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें यह कहा गया कि एक अंतरिम सरकार के गठन की जो मांग है आपकी, वो तो हम खारिज करते हैं, भारत को हम युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे जो आपकी मांग थी, और वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा और इसमें अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हम अंतरिम सरकार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वायसराय कार्यकारी परिषद का विस्तार करके इसमें अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दे देंगे और युद्ध के बाद एक संविधान सभा का हम गठन करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया, कहा कि हमको आपकी किसी भी मांग हमें मंजूर नहीं है। तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी क्यों किया गया, इस पर भी हमने डिटेल में बात किया है, क्योंकि उस समय जो है युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध था। तो ऐसे में जो है कांग्रेस का ये कहना था कि हम ये नहीं चाहते कि युद्ध के प्रयासों में बहुत ज्यादा परेशानी हो, और गांधी जी का ये भी एक विषय था कि जब शत्रु संकट में हो तो उसके साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं। तो बहुत सारे कारणों से व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी सीमित रूप से सत्याग्रह किया गया। तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो मार्च 1942 तक स्थितियां, ये हम अक्टूबर 1940 की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्च 1942 तक या 1942 के प्रारंभ से ही जापान ने पूरा दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया और दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का अधिकार हो गया। तो पूरा जो है जितना दक्षिण पूर्व एशिया, हम मलाया से लेकर के हम बर्मा तक की बात करें, पूरे क्षेत्र पर जो है जापान ने कब्जा कर लिया। सिंगापुर एक बहुत मजबूत जो है बेड़ा था ब्रिटिश राज का, जहां की लाखों फौज रहती थी, उस सैन्य अड्डे को भी देखते ही देखते जापानियों ने हथिया लिया। तो जापान जो है मार्च 1942 तक भारत के सर पर यानी रंगून पर आकर खड़ा हो गया, रंगून तक वो आ गया था। अब जापानी आक्रमण का खतरा भारत पर बढ़ने लगा था और उधर यूरोप में जो है जर्मनी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में मित्र राष्ट्रों ने जैसे अमेरिका, रूस और चीन ने ब्रिटेन पर भारी दबाव बनाया कि देखिए विपरीत स्थितियां हैं और इन स्थितियों में हमें भारतीयों से मदद लेना ही चाहिए। तो चाहे जैसे भी करना हो, अगर उन्हें जो है स्वतंत्रता का आश्वासन देना हो तो भी दे देना चाहिए, लेकिन इस समय उनकी के समर्थन की हमें आवश्यकता है। तो इसी मजबूरी में 11 मार्च को यह घोषणा हुई। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन पहुंचा। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को हुई और 23 मार्च 1942 को स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। तो ये पूरा क्रिप्स मिशन तक की पृष्ठभूमि को हमने समझ लिया। अब आ जाइए प्रश्नों पर। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? तो दूसरा निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला 22, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो निश्चित रूप से सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? अब ये प्रश्न आ गया जो है तो 1940, 1942, 1944, 1946। निश्चित रूप से बी 1942 क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत आया। अगला, अब ये देखिए बड़ा प्रश्न आ गया। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट
प्री 1998 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन प्रश्न शानदार है। अगला, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप योजना जो सर स्टोफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, निश्चित रूप से, कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, निश्चित रूप से, कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, निश्चित रूप से, कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, निश्चित रूप से। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो डी, सभी चारों सत्य हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वो जो आपने टाइमलाइन देखा उसी टाइमलाइन का ये विस्तार है। तो 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? तो युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ये कहा गया, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपना भूमिका तय करने को स्वतंत्र होगा। तो ये जो बनेगा, मतलब जो है डोमिनियन स्टेटस यानी भारतीय संघ, जिसको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा होगा, उसको जो है कॉमनवेल्थ में भी बने रहने या उसे छोड़ देने का भी अधिकार होगा। साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भूमिका तय करने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी इसकी विदेश नीति इसके हाथ में होगी। युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा और इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों और कुछ देशी रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा उन्हें अपना पृथक संविधान निर्माण का अधिकार होगा। ये जो है बहुत असंगत प्रस्ताव जो है क्रिप्स का था। तो अप्रैल 1942 में कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव खारिज कर दिया। गांधी ने क्या कहा? यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसे स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के मार्ग को प्रशस्त करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि संविधान जिसको स्वीकार नहीं होगा वो अलग संविधान बनाए। तो जब अलग संविधान बनाने का मामला होगा तो इसका मतलब है कि वो अलग देश हो जाएगा। तो फिर जो है अंततः अगस्त 1942 से भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक, अगला 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। गलत है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं हुई थी, डोमिनियन की बात हुई थी। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, नहीं, जिसको स्वीकार नहीं होगा वो अलग भी कर सकता है। ठीक है, तो बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो यही है। तो 25 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्यकारी परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, कोई भी सुबह भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो निश्चित रूप से सी इसका उत्तर है, नई कार्यकारी की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, इसकी बात नहीं की गई थी। अगला, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो आईएएस प्री 2016 में पूछा गया, तो भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। इस सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यही परिकल्पना थी। तो 27 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने ही कहा ए, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। ठीक है, तो इन्होंने, कहा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, लेकिन उसमें किसी ने जोड़ दिया अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। तो 28 का हमारा उत्तर है ए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित हैं भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। तो क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो नहीं की गई थी, ये तो गलत है। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए निश्चित रूप से किया गया था। तो केवल 2 ही जो है इसमें से
सही है, केवल 2 होगा। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रावधान नहीं था, बल्कि डोमिनियन स्टेटस की बात थी। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो क्रिप्स मिशन भेजने वाला प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रेमसे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नोबिल चेम्बरलेन, निश्चित रूप से विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के यही प्रधानमंत्री थे। तो डी इसका उत्तर है 30 का अगला। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो किन्होंने आधिकारिक रूप से वार्ता किया है? महात्मा गांधी और सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। देखिए आईएएस प्री 2010 में यह पूछा गया प्रश्न है, और आईएएस में क्रिप्स मिशन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद ये हमारा उत्तर है 31 का। यही लोग जो है आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? लॉर्ड चैम्फोर्ड, लॉर्ड बेवल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटेग्यू। तो इसका उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर के 1943 तक भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था, और इसी के समय में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो सी हमारा उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।